Hello everyone, this is Mugdha Garg and welcome to my next video of Trademarks Act series. So today we are starting the act that is Trademarks Act 1999. तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रेडमार्क एक्ट है वो कब आया और वो कब एनफोर्स हुआ। तो उसकी इंट्रोडक्शन डेट है 30 दिसंबर 1999 और एनफोर्स में वो कब आया कि फोर्स में कब आ गया तो उसकी डेट है 15 सितंबर 2003। सबसे पहले हम इसका प्रियम्बल देखेंगे जो बोलता है एन एक्ट टू अमेंड एंड कंसोलिडेट मींस एन एक्ट मींस द ट्रेडमार्क्स एक्ट विच इज यूज्ड टू अमेंड एंड कंसोलिडेट। अमेंड मींस किसी चीज में चेंज लाना, एक्ट में चेंजेस लाना, एंड कंसोलिडेट मींस कि ट्रेडमार्क से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं उनको आपस में ज्वाइन करना। क्या सारी चीजों को ज्वाइन करना? लॉज रिलेटिंग टू ट्रेडमार्क्स, प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन फॉर द ट्रेडमार्क, प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन फॉर द ट्रेडमार्क्स एंड प्रिवेंशन ऑफ द यूज ऑफ फ्रॉडुलेंट मार्क्स, कि मतलब हमारे मार्क को कोई इन्फ्रिंज ना करे उसका प्रिवेंशन भी ये एक्ट इंश्योर करता है। तो ये तो था प्रियम्बल, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रेडमार्क्स एक्ट। अब हम सेक्शंस पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहला जो सेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो सेक्शन 2 है विच टॉक्स अबाउट डेफिनेशंस। सेक्शन 2 में काफी सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 डेफिनेशंस जो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं वो है सेक्शन 2 क्लॉज M विच डिफाइंस मार्क, section 2 clause W which defines a registered proprietor, and section 2 clause ZB which defines the trademark itself, which is very important. तो section 2 clause M जो है वो मार्क को डिफाइन करता है। मार्क में ये काफी सारी चीजें आती हैं, डिवाइस, ब्रांड, लेबल, नेम, वर्ड्स, शेप्स, कलर्स एंड देयर कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर्स। आप कोई भी ट्रेडमार्क उठा के देख लो, मैकडोनल्ड्स देख लो, नाइकी देख लो। अब मैकडोनल्ड्स अगर आप देखते हो तो वो डिवाइस मार्क है, इट इज लाइक दिस वॉज द डिवाइस। और ब्रांड की अगर हम बात करें तो मैकडोनल्ड्स अपने आप में ब्रांड है। लेबल जो होता है वो लोगो की बात करता है। लोगो क्या हुआ मैकडोनल्ड्स का? आई एम लविंग इट। तो आप इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे, किसी भी ट्रेडमार्क में ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो आपको अपना आंसर मिलेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर की। रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर को मैंने 2 पार्ट्स में बाइफरकेट करा है। एक तो वो पर्सन हु इज इन द ट्रेडमार्क्स रजिस्टर, and the second one the person who stops others from using his or her trademark unlawfully। ठीक है, तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा और आप ट्रेडमार्क में बेयर एक्ट में भी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत इजीली रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर जो है वो एक्सप्लेन्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ट्रेडमार्क की। अब ये आप बेयर एक्ट में अगर पढ़ेंगे तो ये दोनों ही चीजें बेयर एक्ट में साफ साफ लिखी हुई है। A mark which can be graphically represented and which has the capability to distinguish itself from another person goods and services। अब जैसे कि सेम क्लास ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के 2 ब्रांड्स हो सकते हैं, जैसे नाइकी और एडिडास, दोनों ही शू ब्रांड्स हैं। नाइकी का भी अपना ट्रेडमार्क अलग है और एडिडास का भी अपना ट्रेडमार्क अलग है। दूसरा एग्जांपल हम क्लोथिंग एक्सेसरीज का ले सकते हैं, जैसे जारा और H&M है। जारा का अगर आप मार्क देखेंगे तो उसमें कुछ वर्ड्स जो है वो ओवरलैपिंग है, समथिंग लाइक दिस की Z के ऊपर A ओवरलैप ऐसे, और H&M का जो मार्क है वो कुछ ऐसा कर्सिव में है। तो दोनों ही सेम क्लास ऑफ गुड्स में लाया करते हैं बट दोनों ही डिफरेंट है। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार की। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, सीजी जो होती है, वो सेक्शन 3 क्लॉज 1 में कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क को अपॉइंट करती है, जिसे कलेक्टिवली रजिस्ट्रार बोला जाता है। वो सेक्शन 3 क्लॉज 1 में है। सेक्शन 3 क्लॉज 2 जो है वो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ अदर ऑफिसर्स जो कि काम करते हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार। उनकी गाइडेंस और सुपरिंटेंडेंस के अंडर वो जो अदर ऑफिसर्स होते हैं वो काम करते हैं। इसी के लाइन में दूसरा सेक्शन है सेक्शन 4 जो बात करता है पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार की। अब पावर ऑफ रजिस्ट्रार जो है वो किस केस में अराइज होती है? कोई मैटर जो है अगर वो किसी ऑफिसर के सामने पेंडिंग पड़ा हुआ है एडजुडिकेशन के लिए, कौन सा ऑफिसर? जो इस वाले सेक्शन में अपॉइंट हुआ है, किसी भी दूसरा ऑफिसर। तो यहाँ पे 2 सिचुएशंस होती हैं कि एक तो या तो जो क्या होता है रजिस्ट्रार जो है या तो उसको विड्रॉ करके खुद ही डील कर ले, या फिर वो उसी सेम मैटर को किसी और ऑफिसर को ट्रांसफर कर दे जो इस सेक्शन में अपॉइंट हुआ है। अब यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस हो जाते हैं। अगर रजिस्ट्रार ने खुद विड्रॉ करके उस मैटर को डील करा है, या तो वो उसको डीनोवो डील कर ले, डीनोवो का मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, और या फिर वो उसको उसी पेंडिंग स्टेज से डील कर ले जहां से उसने विड्रॉ करा है। सेम अप्लाइज टू द ट्रांसफर ऑफ दैट केस। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। ये बहुत इजी सेक्शंस हैं। सेक्शन 5 सिंपली बोलता है कि एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्री होनी चाहिए जिसका हेड ऑफिस होगा मुंबई में।
सब लोग, बहुत लोगों को लगेगा कि दिल्ली में इसका हेड ऑफिस होगा, लेकिन इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। इसके जो ब्रांच ऑफिस है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के, वो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में है। और सेक्शन 6 बात करता है रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क्स। अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में जो मेन वर्क है वो इसी का है कि ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन है वो ये रजिस्ट्री करेगी। उसमें रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर्स, जो मैंने पहले अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, उसमें सारे नेम्स, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर के नेम, एड्रेस, उसका सारा डिस्क्रिप्शन, वो सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा। वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? वो रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेक्शन 7 और सेक्शन 8 पे। सेक्शन 7 जो है वो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता है, अगर आप बेरक ध्यान से पढ़ेंगे तो। अब यहाँ पे इंटरनेशनल वर्ड जो है ये क्यों यूज हुआ है? क्योंकि ट्रेडमार्क की टोटल 45 क्लासेस होती हैं। अब क्या होता है, जैसे क्लोथिंग एक्सेसरीज है, फुटवेयर है, और हेड गियर है, जो कैप्स वगैरह होती हैं, उसको क्लास 25 में डाल दिया। नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस है उसको क्लास 32 में डाल दिया। एल्कोहलिक बेवरेजेस उनको क्लास 33 में डाल दिया। किसी भी एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को हम एक क्लास में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से क्लास 45 तक ट्रेडमार्क्स की क्लासेस हैं। वो कहाँ डिफाइंड है? एक नाइस अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसने नाइस क्लासिफिकेशन निकाला, विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और इंडिया ने इसे कब साइन किया? 7 जून 2019 में। और ये जो नाइस क्लासिफिकेशन है ये विपो ट्रीटी का पार्ट है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो सेक्शन 7 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता है। सेक्शन 8 बात करता है सिंपल है, अल्फाबेटिकल इंडेक्स जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन में कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो जो रजिस्ट्रार का जो डिसीजन होगा दैट शेल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। अब अगर हम पूरी वीडियो को समअप करें तो आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि प्रियम्बल, इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी, उसके बाद हमने देखा कि रजिस्ट्रार को अपॉइंट कौन करता है, अब रजिस्ट्रार का काम क्या होता है और उसकी पावर्स क्या होती हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कहाँ पर है और उसका वर्क क्या होता है, और लास्टली हमने ये समझा कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि अलग अलग कैटेगरी अलग अलग क्लास में डिफाइंड रहे। So this was my first video on Trademarks Act. I hope you all like it. If you have any questions, then please drop in the comment box. Thank you so much.